हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9th पढ़ा रहे थे, क्लास 9th केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे। इससे पहले हमारा 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाइए और जा करके उस वीडियो को देखिए, उसको उस पर कमेंट कीजिए कोई डाउट है तो। एंड आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, ठीक है। और आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जहाँ भी डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा इवोपरेशन। समझते हैं कि इवोपरेशन क्या होता है। कहता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हो गया, लिक्विड को जब वेपर में चेंज करते हैं या फिर चेंज होता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी। कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी यदि लिक्विड वेपराइज होकर के वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और सवाल क्या राइज हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये कैसे पॉसिबल है? हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। मान लेते हैं एग्जांपल में वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वेपर बनता है ना। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो समझते हैं। देखिए, जो 100 डिग्री पे बॉयल होता है ना, उसको हम लोग इवोपरेशन नहीं बल्कि उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग बोला जाता है। ये होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वाटर का बॉइलिंग। क्लियर है ये? लेकिन ये इवोपरेशन है, समझते हैं कैसे। देखिए, होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारे आसपास ना, जैसे आज ही बारिश हुआ है, तो बारिश का पानी जो है नाला में जमा हुआ रहता है। कहीं पे मतलब घर में पानी कई बार जो है ना फर्श पे गिर जाता है, तो हम लोग तो उसको गर्म करते नहीं है, तो वेपर में बदलता कैसे है वो? एक्चुअली में क्या है कि जो भी पानी नाला में है, कुआं में है या फिर नदी में है, होता क्या है कि ऊपर से चारों तरफ एयर उसको कवर किए हुआ रहता है। एयर का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। लिक्विड के रिस्पेक्ट में एयर बार बार लिक्विड के ऊपर में क्या करता है, फोर्स स्ट्राइक करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, उस पर इम्पार्ट करता है। अब देखिए, लिक्विड का जो ऊपर का सरफेस है एयर के कॉन्टेक्ट में है, और बार बार फोर्स लगाने की वजह से क्या है कि लिक्विड का जो लेयर है उसके ऊपर का जो वाटर है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक एनर्जी बिलो द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल बिलो द वाटर लेवल के नीचे का जो पानी है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। सरफेस का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है एयर की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पता है ना कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अट्रैक्शन वीक होगा, लिक्विड झटक से क्या हो जाएगा, लिक्विड चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। बस में आ गया ना? तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम में भी पॉसिबल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन। बस में आ गया, क्योंकि सरफेस पे होता है इसी के लिए बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से उसको अफेक्ट करता है? देखिए, सबसे पहला है टेम्परेचर। अब देखिए, जनरल सा बात है कि जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो इवोपरेशन है बढ़ेगा ना जी, क्योंकि पता है कि इवोपरेशन 100 डिग्री से कम पे भी पॉसिबल है, कम पे होता है ये। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा वो। क्लियर है ये? दूसरा हमारा क्या है, सरफेस एरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस एरिया जो है बढ़ाने से भी क्या होगा, ये बढ़ता है इवोपरेशन। वो कैसे? देखिए, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि आप ग्लास में पानी ले लीजिए। क्लियर है? एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास पानी को अब रख दीजिए नीचे, ठीक है। उतना ही पानी जो है ना, आप जिस थाली में खाना खाते हैं ना, उस थाली में पानी को रख दीजिए, उतना ही पानी थाली में रख दीजिए, दोनों को रख दीजिए एक साथ। अब देखिएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एक दिन में वेपराइज होगा नहीं, क्योंकि इसको अपने आप होना है, हम लोग को गर्म करना नहीं होता है। बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, इवोपरेशन में हम लोग गर्म नहीं करते, ये अपने आप होता है। तो वो दोनों पानी को हम लोग गर्म करेंगे नहीं। देखेंगे क्या, कुछ दिनों के बाद दोनों पानी ना गायब तो हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो थाली का पानी है वो जो है वेपराइज होकर के वेपर बनेगा, और ग्लास का पानी बाद में होगा। ऐसा क्यों? पता है क्यों होगा? क्योंकि थाली में पानी क्या हो रहा है, उतना ही पानी है, लेकिन सरफेस एरिया पानी का बढ़ गया। जितना ज़्यादा एरिया पानी का लेयर का है, उतना ही ज़्यादा एयर ऊपर से क्या करेगा, उस पर
काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेगा। जितना एरिया उतना ज़्यादा एयर, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना जल्दी तेजी से क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। ग्लास में क्या होता है, छोटा सा जगह होता है, छोटा सा एरिया एयर के संपर्क में होता है, उस कंडीशन पे कम ही वाटर वेपर बनेगा, तो उसको वेपर बनने में समय लगेगा। बस समझ में आ गया ना। इसीलिए जो है ना सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या होगा, इवोपरेशन भी बढ़ता है। क्लियर। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं ना। हम लोग कपड़ा जो साफ करते हैं, कपड़ा साफ करने के बाद देखे हैं, कपड़ा साफ करने के बाद क्या उसको हम एक साथ फोल्ड करके डाल देते हैं क्या, नहीं ना डालते, फोल्ड करके नहीं, बल्कि उसको पूरा ओपन कर देते हैं, कपड़ा को ओपन करके डालते हैं। कितना क्यों होता है, कपड़ा को पूरी अच्छे तरह से फोल्ड करके डालेंगे ना तो क्या होगा ना, कपड़ा का सरफेस एरिया एयर के टच में कम आएगा। अगर पूरा कपड़ा को खोल करके ओपन करके उसको अगर हम डालते हैं सूखने के लिए तो क्या होगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया एयर के टच में आएगा। जब मैक्सिमम सरफेस एरिया एयर के टच में आएगा तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा। बस समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया सरफेस एरिया, तीसरा हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी। आप पहले तो समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है, बाद में समझेंगे कि कैसे इफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। एयर में जितना मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखिए, एयर का अपना एक फिक्स कैपेसिटी होता है कि इतना ही वाटर वेपर को वो अपने पास एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने पास वो रख सकता है। अगर मान के चलिए एयर में ह्यूमिडिटी पहले से ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर पहले से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास जगह तो बहुत कम पड़ा कि वाटर वेपर को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो कपड़ा जो भी पसारेंगे तो वो तो वाटर वेपर है, उसमें वाटर वेपर कपड़ा से निकल के अगर एयर में जा रहा है तो जाएगा नहीं ना। क्यों नहीं जाएगा, कारण ये है कि पहले से उसमें वाटर वेपर मौजूद ज़्यादा है, जगह ही कम है उसमें। तो जगह ही कम है वाटर वेपर जाने का, तो फिर कपड़ा हमारा क्या होगा, जल्दी सूखेगा ही नहीं। बस में आ गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमिडिटी ना, ये जो इवोपरेशन है, इवोपरेशन डिक्रीजेज ऑन हीटिंग ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो जो हमारा इवोपरेशन है वो क्या होगा, घटेगा, है ना। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, विंड एनर्जी, विंड स्पीड है। देखिए विंड स्पीड का मतलब क्या होता है, हवा का स्पीड होता है। देखिए इसमें क्या है कि विंड का स्पीड बढ़ेगा तो इस कंडीशन पे भी क्या होगा, जो हमारा इवोपरेशन क्या होगा, वही बढ़ेगा। समझते हैं कैसे, देखिए अब ये क्या होता है कि विंड का स्पीड का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यदि नॉर्मल कंडीशन पे एयर अगर कपड़ा के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, उसका जो भी अपना काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसको इम्पार्ट कर रहा है। लेकिन स्पीड बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी कपड़े के ऊपर पे भी पड़ेगा। क्लियर है, जिससे क्या होगा, वहाँ का वाटर वेपर का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वो वाटर वेपर बन के कपड़ा से बाहर आएगा। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होता है, यदि विंड का स्पीड ज़्यादा है, देखिए अगर हम मान के चलिए ये कपड़ा जो है, मान के चलिए कि एग्जाम्पल में ये कपड़ा ले लेते हैं। अगर ये कपड़ा है, इस कपड़ा को सुखाना है, क्लियर है, इस कपड़ा को सुखाना है, अगर इस कपड़ा को सुखाना है तो मान लेते हैं कपड़ा यहाँ पे है। अब जो है नॉर्मल एयर यहाँ पे है, नॉर्मल एयर है। अब ये यहाँ से वाटर जो है बाहर निकल के वाटर वेपर बन रहा है, आसपास वाटर वेपर आ रहा है, ठीक है। यदि विंड का स्पीड ज़्यादा होगा, विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो यहाँ का विंड इस वाटर वेपर को लेके आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट क्रिएट होगा, मतलब ह्यूमिडिटी का मात्रा कम हो जाएगा। फिर पीछे से जो एयर आएगा उसमें ह्यूमिडिटी थोड़ा कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले के हिसाब से। फिर क्या होगा, विंड स्पीड ज़्यादा है तो ये जो वाटर है, वाटर बन के बाहर जो निकला है, फिर विंड क्या करेगा, जल्दी से यहाँ से हटाएगा, फिर यहाँ वैकेंट क्रिएट होगा, फिर वापस एयर आएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी कपड़ा सूखेगा, क्योंकि यहाँ को ह्यूमिडिटी कम करने के लिए पीछे वाला हवा आएगा तो क्या होगा, जल्दी सूखेगा। समझ में आ गया ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये कैसे ये इसको इफेक्ट करता है विंड स्पीड है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है इवोपरेशन का कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं इससे क्या क्या चीज हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन से कैसे कूलिंग होता है ना वो समझते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं स्पिरिट, या उसी में ईथर भी बोलते हैं या उसको पेट्रोल बोलो, सबको स्पिरिट के अंदर ही लाया जाता है। देखिए जो पेट्रोल है ना, आप क्या कीजिएगा ना, हालांकि आप कीजिएगा नहीं क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सा कई बार क्या है कि ये हार्मफुल भी होता है। ये कई बार क्या है कि अगर किसी कारण से अगर मुंह में चला गया या फिर ज़्यादा पेट्रोल है, बगल में आग वाग है, तो आप कीजिएगा नहीं,
बट हम करके देखे हुए हैं, आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा सा पेट्रोल लेकर के यहाँ पर हथेली पर रखना है, इस पर रखना है या फिर यहीं पर रखना है। देखेंगे क्या, कुछ देर के बाद ना हमारा हाथ ना ठंडा हो जाता है। अब ये कैसे होता क्या है कि जब पेट्रोल को इस पर डालते हैं ना, पेट्रोल इस पर डालेंगे, पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ का जो एनर्जी है, वो एनर्जी पेट्रोल क्या करता है, खींचता है। पेट्रोल वो एनर्जी खींचेगा, एनर्जी खींच करके उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वो वेपोराइज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, वो इसका इवोपरेशन हो जाएगा। जब वो इवोपरेशन होकर के वेपर बन के यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होने की एनर्जी कहाँ से लिया था, हमारे हाथ से लिया था। जब हमारे हाथ से एनर्जी लेके चला गया तो हमारे हाथ का टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा, बताइए। टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, इसे ठंडा हो जाएगा। अगला समझते हैं कि मटका। देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये मटका। ये मटका जो है, अब मटका जो है सो पुराने टाइम पे बहुत यूज होता था। मटका जो है पुराने टाइम पे ना बहुत यूज, आज के टाइम पे थोड़ा कम यूज होता है ये, क्योंकि आज तो आरओ वगैरह हो गया है, फ्रिज वगैरह घर में, सबके घर में फ्रिज वगैरह हो गया है, तो मटका लोग तो कम ही यूज करता है। लेकिन पहले के टाइम पे ना ये मटका यूज होता था। मटका आज भी जाइएगा ना राजस्थान में लगभग हर घर में आपको मिल जाएगा मटका, मिल जाएगा। होता क्या है कि मटका कोई स्टील से नहीं बनाया जाता है, कोई आयरन से नहीं होता है। मटका ना जनरली मिट्टी से बनाया जाता है। अब मिट्टी से बनेगा ना, इस मटका में क्या होगा कि छोटे छोटे पोर्स होगा। इसमें क्या होगा, इसके बाहरी सरफेस पे क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स होगा। पोर्स मतलब होल्स होता है, छोटे छोटे होल्स होगा यहाँ पे। अब है क्या कि जैसे मटका में पानी रखा हुआ है, क्लियर है, तो मटका में पानी रखा हुआ है, तो अंदर में क्या है, अंदर बाहर सब जगह छोटे छोटे होल्स है जो हमको दिखेगा नहीं। उस होल से पानी रिस करके मटका का बाहर का जो सरफेस है वो क्या होगा, उसको भिगा देंगे। ठीक है, भिगा दिया मटका। अब मटका जब भिगाया तो वो क्या होगा, जो पानी है बाहर का, उस पर तो बाहर से टेम्परेचर आ रहा है, उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। बाहर का जो पानी है वो क्या करता है, अंदर के पानी का टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करता है। क्लियर है, अंदर के टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करता है। बाहर से तो टेम्परेचर हाई रहता ही है, वो भी टेम्परेचर करता है। एंड वो जो टेम्परेचर है उससे ऑब्जर्व करेगा, एंड ऑब्जर्व करने के बाद उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मटका के बाहर का जो एयर होगा सो, बाहर वाले सरफेस पे जो एयर होगा, वाटर होगा सो, अब वो वाटर वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब मटका के अंदर का टेम्परेचर को वो ले करके एटमॉस्फेयर में चला गया, तो मटका के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। फिर जब ऊपर का पानी चला गया वेपर बन के, तो फिर अंदर का पानी मटका के बाहर आएगा। फिर वो पानी क्या करेगा, जो अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर लेकर के वेपर बन के चला गया। तो ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे 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 ना मटका का पानी ना और ठंडा हो जाता है, ना कि वो गर्म हो जाता है। इसीलिए पहले के टाइम पे ना लोग मटका का यूज होता करते थे पानी को ठंडा रखने के लिए, है ना, ध्यान रखिए। आगे हमारा है स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड। देखिए अब अभी भी देखते होइएगा, आप लोग भी अपने घर पे करते होइएगा या पेरेंट्स को देखते होइएगा, गर्मी के मौसम में ना दरवाजे पे ना बाहर, घर के बाहर ना हम लोग पानी छिड़कते हैं शाम के समय में। अगर अगर मान के चलिए कि अगर टाइल्स वगैरह मार्बल से सब लगा हुआ है तब तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन अगर जनरली अगर मिट्टी अगर है, हम लोग पानी छिड़कते हैं, है ना। पानी क्यों छिड़कते हैं पता है, क्योंकि जो मिट्टी है ना उसका टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से गर्मी आसपास की एयर क्या होता है, बहुत गर्म होता है। जब उस पर पानी छिड़कते हैं ना, तो पानी छिड़कने से क्या होता है, वो जो पानी है ना उस मिट्टी का टेम्परेचर को ले करके एंड वेपोराइज हो, है ना। 100 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री से कम पे, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी का इवोपरेशन होगा। वो हीट कहाँ से मिलेगा, मट्टी के अंदर जो हीट है ना वो हीट लेकर के वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। देखिए जब मट्टी के हीट को लेकर इवोपरेट हो गया पानी, तो वेपर चला गया एयर में, एंड हमारा जो दूरा था, जिसको दूरा भी बोलते हैं गाँव में, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बात समझ गया ना। आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा क्या है, पर्सपिरेशन, ये उसी को बोलते हैं स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब होता है हमारे पास क्या, पसीना। अब देखिए पसीना में भी ना इवोपरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए होता क्या है कि हमारे बॉडी में कई बार बोलते हैं ना कि पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है, छी पूरा बॉडी बदबू कर रहा है। देखिए आपको पता नहीं, पसीना अगर नहीं आएगा ना तो गर्मी से आप मर जाइएगा, है ना। है क्या पसीना, पसीना में जो वाटर बॉडी से बाहर निकलता है, उस पसीने में हालांकि और चीज़ भी होता है, यूरिन भी होता है, नमक भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें होता है। वो जो पसीना है
हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड बॉडी से बाहर निकलता है। पसीना क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है एंड वो लिक्विड बॉडी से बाहर आता है पसीना रूप में। अब वो जो पसीना है टेम्परेचर को खींच के बाहर आया, बॉडी से बाहर आया। अब वो जो पानी है इसका टेम्परेचर हाई है, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तब तक हमको ठंडक महसूस होगा नहीं। बस में आ रहा है यहाँ पे। तो वो जो हमारे बॉडी के बाहर का जो पसीना है, या तो आसपास में अगर हवा है, मौसम अगर बढ़िया है, या फिर रूम में पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या करता है, हवा की स्पीड को बढ़ा देता है। हवा का स्पीड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तेज़ हवा जो है ना हमारे हाथ पे, हमारे फेस पे, हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो भी वाटर लिक्विड है वो वेपराइज होकर के हमारे बॉडी से दूर चला जाता है। और जब वो लिक्विड वेपर बन के बाहर चला जाएगा तो लिक्विड तो जा ही रहा है और साथ में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको भी बाहर लेकर के जा रहा है, जिसकी वजह से हमको ठंडक महसूस हो रहा है। बात समझ में आई ना। आगे है कॉटन क्लॉथ इन द समर डे। देखिएगा, गर्मी के महीने में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। कारण क्या होता है, कॉटन का कपड़ा ना उस पानी को सोख लेता है ना। क्या बताए कि पसीना जो आता है ना, पसीना क्या करता है, पसीना बाहर आता है तो कॉटन कपड़ा है ना वो पसीना को सोख लिया। पसीना को जैसे ही सोखेगा ना, सोखने के बाद लिक्विड फैल जाएगा। अब देखते होइएगा, अब कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और पानी में उसको रखिएगा, पानी के एक बूंद भी अगर गिराइएगा ना कॉटन कपड़ा पे तो वो बूंद ना फैल जाएगा। देखिए, फैलने का मतलब होता है सरफेस एरिया बढ़ जाना। उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और बाहर तो एयर आ ही रहा है मेरे कपड़ों पे, चारों तरफ कपड़ा पे एयर लग रहा है, तो कपड़ा पे जब एयर बार बार इम्पार्ट करेगा तो वो जो वाटर जो था, जो कपड़ा ने उसको ऑब्जर्व कर लिया था, वो कहाँ चला जाएगा, वाटर वेपर बन के एयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ठंडक महसूस होगा। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा ना। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने तीन जो मैटर ऑफ स्टेट में तीन पढ़ लिया था, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें डिफरेंशिएट भी पढ़ लिया था हमने। अब जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट है जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ है प्लाज्मा, फिफ्थ हमारा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ देखते हैं कि प्लाज्मा, देखिए ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। किसका मिक्सचर है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का मिक्सचर है ये। It occurs naturally in the star। ये स्टार में नेचुरली प्रेजेंट रहता है ना। द सन एंड अदर स्टार, देखिए अब समझते हैं पहले क्या होता है। देखिए है क्या, स्टार्स के पास जो इतना एनर्जी आता है ना, एक्चुअल में एनर्जी आने का रीजन जो भी ना यही होता है। एनर्जी हो गया, एनर्जी का तो हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन से पढ़े होइएगा तो वहाँ पे इसका आंसर है। लेकिन उसमें जो लाइट होता है ना, लाइट के पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है। देखिए वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। अमाउंट में इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना वहाँ पे हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, तो उसके जो एटम है ना, उस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। क्लियर है। जो स्टार्स के का जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो सन हो या कोई भी स्टार्स हो, तो काफ़ी सारे गैस के मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हीलियम से होता है, बाकी और भी गैस उसमें होते हैं। तो क्या है कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी की वजह से जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे बाहर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा तो जो एटम है वो तो आयन बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। एंड कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वापस आने के लिए उसको कूल होना पड़ेगा ना, ठंडा होना पड़ेगा ना, एनर्जी कम होना पड़ेगा ना। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन तो कभी बंद होता ही नहीं है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही नहीं होता है, एनर्जी कम ही नहीं होगा, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एटम वापस आएगा ही नहीं आएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेगा एंड आयंस भी रहेगा। तो वही कहता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जब वो साथ में रहता है ना, उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो ग्लो करना शुरू हो जाता है, उसमें लाइट आना शुरू हो जाता है। उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वो चमकना शुरू कर देता है। उस चमकने की वजह से क्या होता है, उस स्टार्स में लाइट का प्रोडक्शन होता है। समझ गया ना। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड नेचुरली अकरिंग इन द स्टार्स। ये हम लोग भी करते हैं, बताते आगे ऐसा। तो सन एंड अदर स्टार्स कैसे ग्लो करता है, याद रखिएगा, प्लाज्मा की वजह से क्या करता है, वो ग्लो करता है। अब क्या है आगे,
इट कैन बी मेड ऑन द अर्थ। देखिए अब इसको हम अर्थ पे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज, गैस से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में प्रेशर अगर पूरा कम कर देते हैं, प्रेशर कम करके यदि उसमें हम करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो जो गैस पार्टिकल्स उस डिस्चार्ज ट्यूब में हुए ना, उस गैस का जो एटम है उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा अधिक करंट पास करते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स और साथ में जो आयंस बन जाएगा वो दोनों क्या होगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। एंड इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ये प्लाज्मा बना सकते हैं। एंड इसका यूज हम लोग करते भी है। पता है कहाँ पे करते हैं? हम लोग करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में करते हैं एंड नियॉन साइन बल्ब में करते हैं। घर में जो मरकरी होता है उसमें भी, या फिर बहुत सारे ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, यूट्यूब पे देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए ना कई जगह जो है ना, चाइना में, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब जो है ना यूज किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें भी सेम रहता है, गैस भरा होता है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसमें करंट जाता है, बस उसमें जो गैस अंदर भरा हुआ रहता है वो गैस आयोनाइज होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस साथ में क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, उससे क्या होगा, लाइट रिलीज होगा बाहर और हमारा घर चमकना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये नियॉन साइन जो है ना एडवर्टाइजमेंट भी यूज किया जाता है। आगे हमारा फिफ्थ क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए ये जो नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोस, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। यहाँ पे लिखा है आइंस्टीन, ये तो आप पूरा दुनिया जानता है आइंस्टीन को, है ना, बोस को पूरा दुनिया जानता है। देखिए है क्या कि 1920 में क्या हुआ कि जो इंडियन से साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, इसका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस, ये जो साइंटिस्ट है वो इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस किया था इस मैटर के बारे में, ठीक है। बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसको बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, ये फेमस व्यक्ति है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना बाद में प्रेडिक्ट किया कि ये भी कोई नाम का एक कुछ है मैटर जो एग्जिस्ट करता है, ये भी कोई स्टेट है मैटर का जो एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया, बाद में जाकर के प्रेडिक्शन किया इसके बारे में कि ये इसको एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इन दोनों के नाम पे देखिए बोस आया है सत्येंद्र नाथ बोस से और आइंस्टीन आया है अल्बर्ट आइंस्टीन से। इसी दोनों के नाम पे क्या नाम रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम रखा गया। अब है कि कैसे बनाया जाएगा, बनाया कैसे जाएगा, तो बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, काफ़ी कम टेम्परेचर पे यदि गैस को जिसका डेंसिटी हाईली कम है, मतलब क्या हुआ 100 का 1000 टाइम इतना डेंसिटी कम है, उसको लो टेम्परेचर पे जब उसको ठंडा किया जाता है तो हमारे पास एक नया स्टेटोमीटर प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो ये ज़्यादा मात्रा में ऐसा नहीं कि कहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लैब में जो है ना बनाया जा सकता है, बना भी है, तभी इसका नाम पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा खोज अभी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यू का काम करता है, मोटिवेट करता है, ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो को भी हम बना सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।